Morning students, hello, how are you? Today we are here with the poem Geography Lesson. It's a very important poem written by Zulfikar Ghosh. This poem has a great message for you all people. Firstly, let's have the introduction of the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? अगर आप 10,000 फीट के ऊपर की दूरी से अगर आप अपनी सिटी को देखते हैं तो वो कैसी दिखेगी? हाउ वुड इट वुड लुक लाइक? देन यू शुड इमेजिन इट नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. तो आप देखेंगे it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. आपको लगेगा इट इज़ नीटली प्लान्ड. जब आप ऊपर से देखेंगे सिटी को तो आपको क्या लगेगा? इट इज़ नीटली प्लान्ड लग रही है. ये बिल्कुल साफ़ सुथरी जैसे एक प्लानिंग के साथ बनी हो आपको ऐसी नज़र आएगी. एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. जैसे एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है एक सही प्रपोर्शन में. यहाँ पे सड़कें होनी चाहिए, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे मार्केट होनी चाहिए. तो एक बिल्कुल प्रपोर्शन में आपको नज़र आएगी. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट. आपको लगेगा ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो वैसी नहीं है जैसी कि हम देख रहे थे. इसको बीच में रह के हम रहते हैं, इसको देखते हैं, इसको महसूस करते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट लग रही है हमें. तो आपको लगेगा कि वैसी थिक ऑफ इट मतलब इसके अंदर जब हम रह रहे हैं और जब हमने ऊपर से जाके देखा तो बिल्कुल हमें क्या नज़र आया? बिल्कुल डिफरेंट नज़र आई. Here is the poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. ऐसी ही एक पोएम है जब उसने ऊपर से जाके एक पोइट ने अपनी सिटी को देखा और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए और वो क्वेश्चंस वो आपके साथ शेयर करेगा. आप भी उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. ओके तो उसने देखा when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way had. When the jet sprang into the sky, jet मतलब जिस एरोप्लेन में या फिर जिस व्हीकल में वो बैठ के ऊपर गया तो उसको उसने कहा है जेट sprang into the sprang मतलब jumped into the sky. जब वो स्काई में गया तो मैंने ऊपर जाके देखा इट वॉज क्लियर. तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मुझे पता चल गया वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड. कि सिटी ऐसे क्यों डेवलप हुई है. मेरा स्कूल यहीं पे क्यों है, मेरे घर यहीं पे क्यों है, मेरी मार्केट यहीं पे क्यों है. तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि मेरी जो सिटी है ये ऐसी क्यों है. तो इसको बिल्कुल समझ में आ गया कि मेरा जो शहर है वो ऐसा क्यों है. तो उसने देखा कि सिटी ऐसा क्यों बनी हुई है. वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड. सिटी ऐसा क्यों बनी है उसको समझ में आया. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचज़ टू द माइल. जैसे आप स्केल देखते हैं ना, आपको मैप पढ़ना आता होगा, तो सीइंग इट स्केल 6 इंचज़ टू माइल. तो जो हमारे 6 इंचज़ होते हैं वो किसके बराबर हैं? 1 माइल के बराबर है. तो उसने स्केल भी देखा इसका. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. There seemed an inevitability. Inevitable होता है that cannot be avoided. Evitable होता है जिसको हम avoid नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इनएविटेबल. जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते. तो समझ में आया कि इसको रोका नहीं जा सकता. अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड अ हैपहैज़र्ड. तो ग्राउंड में हमें क्या दिखता है? हमें हैपहैज़र्ड नज़र आ. हैपहैज़र्ड मतलब एट रैंडम, बिना प्लानिंग के नज़र आती हैं चीज़ें. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल. तो हमें ऐसे ही दिखती हैं, इसको रोका नहीं जा सकता. जो हम देखते हैं ग्राउंड के ऊपर वो हमें हैपहैज़र्ड नज़र आता है, वो हमें अनप्लान्ड नज़र आता है, वो हमें लगता है कि बिना किसी स्टाइल के है. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. जब जेट कहाँ पहुँचा? स्काई में पहुँचा. तो हमें लगा कि देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी मतलब ऐसा ही इनएविटेबल ही लगा हमें. हम इसको इस फीलिंग को रोक नहीं सकते क्योंकि जब हम बीच में रहते हैं तो हमें सब कुछ क्या लगता है? अनप्लैन्ड लगता है. हैपहैज़र्ड मतलब बिना किसी प्लानिंग के लगता है, बिना किसी स्टाइल के लगता है. तो ये चीज़ मैंने महसूस की.
व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब मेरा जो प्लेन था, जेट था, थोड़ा और ऊपर गया, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो मुझे एक बात और समझ में आई, वाई द जेट रीच के भाई वाई द कंट्रीज हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, कि सिटीज़ वहीं पे क्यों हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे पानी है, रिवर्स हैं, ऐसा क्यों है। उसको ये बात समझ में आई कि भाई जो हमारी सिटीज़ हैं वो वहीं पे क्यों हैं जहाँ पे रिवर्स हैं, क्यों ऐसा क्यों है, आप भी समझ गए होंगे। क्योंकि आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की। तो बहुत सारी जो हमारी सिटीज़ हैं वो किसके आसपास से बनी हुई हैं, रिवर्स के आसपास, जहाँ पे हमारे रिवर्स हैं। तो सिटीज़ कहाँ बनी है, रिवर्स के आसपास बनी हुई हैं। एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, वैलीज़ का मतलब है डाउन साइड ऑफ द माउंटेन्स, जहाँ पे क्या खेती कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही फर्टाइल वैलीज़ होती हैं। आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, फर्टाइल मतलब जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं। वो उन वैलीज़ में पॉपुलेटेड मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं वो भी आदमी की ज़रूरतों कर पूरी कर रहे हैं, और जो वैलीज़ हैं वो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये चीज़ समझ में आया कि जो हमारी सिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ रिवर्स थी वहाँ पे ज़्यादा हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि आदमी को पानी की और खाने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ही पॉपुलेशन मुझे नज़र आई। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, ये लॉजिक है, ये जोग्राफी का एक लॉजिक मुझे समझ में आया। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, क्योंकि लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे लैंड एंड वाटर, जहाँ पे अच्छी उनको लैंड मिलती है, जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती है, रहने लायक जगह होती है, यहाँ पे पानी होता है। तो ये लॉजिक मुझे समझ में आ गया। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड मतलब शोड, डेमोन्स्ट्रेटेड, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, शो हो गया। व्हेन द जेट स्प्रैंग टू 10,000 फीट, जब मेरा जेट इतनी हाइट पे गया। तो इस पैराग्राफ में हमें ये समझ में आया कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे रिवर्स होती हैं, जहाँ पे लैंड होती है, क्योंकि ये दोनों ही आदमी की ज़रूरत हैं। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, और जब मेरा जो जेट था 6 माइल्स हाई गया, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड। तो मुझे और ज़्यादा अर्थ नज़र आने लगी, और मुझे क्या समझ में आया, अर्थ वॉज राउंड। अर्थ क्या है, राउंड है। अर्थ बहुत ज़्यादा गोल है, पूरी गोल है। दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, आपने भी सोशल साइंस में पढ़ा है। इसमें क्या है, मोर सी, पानी ज़्यादा है और लैंड कम है। मोर सी, पानी ज़्यादा है और लैंड कम है, ये मुझे समझ में आया। बट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, बट दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज़ टू हेट ईच अदर, कि जो लोग हैं वो वहाँ पे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज़ टू हेट ईच अदर, कि लोग एक दूसरे को नफ़रत क्यों कर रहे हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, इट वॉज़ नॉट क्लियर वाई। लेकिन मुझे एक चीज़ ऊपर जाके समझ में नहीं आई कि अर्थ सबके लिए है, रहने की जगह भी वही है, कि लोग एक दूसरे को नफ़रत क्यों करते हैं। मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज़ टू हेट ईच अदर, लोग एक दूसरे को नफ़रत करने का कारण क्यों ढूंढ लेते हैं, क्यों नफ़रत करते हैं एक दूसरे को, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। ऊपर जाके मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि लोग एक दूसरे को नफ़रत क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, अपने वॉल्स अक्रॉस, घरों की दीवारें बना लेते हैं, एक दूसरे को नफ़रत करते हैं, एक दूसरे को मारने के ऊपर उतर आते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे ऊपर जाके दूर से देखने पे समझ नहीं आई। तो एक बार फिर से हम इस पैराग्राफ को, पोएम को देखते हैं। यहाँ पे उसने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि मुझे जब हम बीच में रह के सिटीज़ को देखते हैं तो वो हैप्पैज़र्ड लगती है, वो अनप्लैन्ड, विदाउट स्टाइल लगती है। तो थोड़ा ऊपर जाके हमें लगता है कि नहीं, इसमें एक प्लानिंग है, ये हैप्पैज़र्ड नहीं है, ये एक स्टाइल में बनी हुई सिटी है। जब हम थोड़ा और ऊपर गए तो और ऊपर जाके मुझे समझ में आया, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी समझ में आया कि हमारी सिटीज़ हैं, तो जो हमारे वैलीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि ये दोनों आदमी की ज़रूरतें हैं, तो लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, यहाँ पे रिवर्स होती हैं, जहाँ पे वैलीज़ होती हैं। और तीसरे पैराग्राफ में उसने कहा है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, लोग एक दूसरे को नफ़रत क्यों करते हैं, सेम लैंड है, सेम ज़रूरतें हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को मारने के ऊपर क्यों उतर आते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो मुझे लग रहा है, आई होप कि तीनों पैराग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम एक बार इसकी राइम स्कीम मैं आपको समझा दूँ। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, स्काई, लास्ट वर्ड क्या है, स्काई, आई राउंड साउंड आ रही है, तो दूसरा है सिटी,
क्या आपको लग रहा है स्काई और सिटी राइम कर रहे हैं? नहीं। क्या उनके साथ हैड राइम कर रहा है? नहीं। उसके साथ क्या माइल राउंड राइम कर रहा है तीनों के साथ? नहीं। ठीक है, तो इसमें हम आपको क्या करेंगे, इसकी राइम स्कीम हम बना सकते हैं। पहला है स्काई। स्काई को हम ए लिखेंगे, स्काई के सामने छोटा ए लिखते हैं, स्मॉल ए। सिटी के सामने बी लिख देंगे क्योंकि राइम नहीं कर रहा है। माइल के सामने हम लोग हैड के सामने हम सी लिख देंगे क्योंकि हैड भी किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है। माइल के सामने डी लिख देंगे क्योंकि माइल भी किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है। इनएबिटेबिलिटी, सिटी के साथ और इनएबिटेबिलिटी दोनों राइम कर रहे हैं, तो हम कौन सा नंबर दिया था हमने सिटी को? बी, तो इनएबिटेबिलिटी को भी क्या देंगे? बी। हैज़र्ड, हैज़र्ड किसके साथ राइम कर रहा है? हैड के साथ, तो हैड को कौन सा नंबर दिया था? सी, तो हम हैज़र्ड के सामने भी क्या लिख देंगे? सी। स्टाइल किसके साथ के राइम कर रहा है? माइल के साथ, माइल को कौन सा नंबर दिया था? डी, तो स्टाइल के सामने क्या लिखेंगे? डी। और स्काई किसके साथ मैच कर रहा है? वो तो आपने देख ही लिया, स्काई ऊपर वाले स्काई के साथ, और उसको हमने दिया था ए। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी सी डी, फिर से आया बी और सी, और स्टाइल किसके साथ कर रहा है? माइल के साथ, डी और ए। ये मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगी कि राइम स्कीम कैसे बन रही है हमारी। ठीक है, थैंक यू।